एक जमाने की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य में हरे भरे बगीचे थे, साफ नदियां बहती थीं और चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। उस राज्य के महल में एक बड़े ही नेक और समझदार राजा रहते थे, जिनका नाम विक्रमसेन था। उनकी रानी का नाम सुमित्रा था, जो बेहद ममतालु और दयालु थी। उन दोनों के दो बेटे थे। बड़े का नाम विक्रांत था और छोटे का नाम तरुण। आज तरुण का दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो राज दरबार में बैठा था, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। सेनापति से कहकर तबीयत खराबी का बहाना बनाया और अपने महल के लिए निकल चुका था। राज्य की शांत गलियों में घोड़े पर चलते हुए भी वह बार बार यही सोच रहा था कि पता नहीं महल पर सब ठीक भी है या नहीं। उसने महल जाकर पिताजी को संदेश भेजने के बारे में सोचा था। आज उसका इरादा अपने मित्र वसंत के साथ शिकार पर जाने का था, लेकिन उसने अपना इरादा रद्द कर दिया था। महल का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए स्नानागार में जाकर वह ताजा दम हुआ। अभी कपड़े पहनकर फ्री हुआ था और कुछ खाने का सोच रहा था कि एक संदेशवाहक उसके पास दौड़ता हुआ आया। पिताजी का संदेश देखकर दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा। धड़कते दिल से उसने संदेश सुना और सामने से जो भी लिखा गया था, उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। विक्रांत के साथ एक बहुत भयानक दुर्घटना हुई है। विक्रांत ठीक नहीं है तरुण, तुम जल्द से जल्द यहां राज्य में आ जाओ। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। अपने पिताजी के पत्र के जवाब में तरुण ने लिखा, मैं आ रहा हूं पिताजी। विक्रांत को राज्य के सबसे बड़े वैद्यशाला में ले जाएं। धन पानी की तरह बहा दें, लेकिन विक्रांत को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका जान से प्यारा भाई इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। यह सुनकर खुद तरुण के हाथ पैर बेजान हो गए थे। पिताजी से संदेश सुनने के बाद उसने तुरंत अपने मित्र वसंत को बुलवाया और उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो तरुण, मैं अभी तुम्हारी यात्रा का बंदोबस्त करता हूं। वसंत यह कहते हुए चला गया, जबकि तरुण जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान थैले में डालने लगा। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी कि विक्रांत को कुछ ना हो। वो अभी अभी दूर प्रदेश से अपने राज्य पहुंचा था। बुरी तरह से घबराया हुआ था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, कोई अनहोनी मत होने देना। वह भागते हुए भारी कदमों से रथ से उतरा, जहां उसका घोड़ा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह रथ में बैठा, रथ अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। छोटा सा रास्ता भी उसे मीलों जैसा लंबा लग रहा था। उसका जी चाहता था कि वह उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए मजबूरन रथ में बैठा रहा और मंजिल के आने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद रथ एक वैद्यशाला के सामने जाकर रुका। वह जल्दी से उतरकर लगभग भागता हुआ अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही उपचार कक्ष के सामने पहुंचा, उसे दूर से खड़े हुए उसके माँ बाप नजर आ गए थे, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरे अनजाने खौफ से पीले पड़ चुके थे। वो उपचार कक्ष की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पार उस वजूद को देखने लगा, जो उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। पर्दे के पार लेटा वजूद किसी और का नहीं, बल्कि तरुण के बड़े भाई विक्रांत का था, जिससे वह 4 साल बाद मिल रहा था। उपचार कक्ष की मध्यम रोशनी में विक्रांत पट्टियों में लिपटा, बेहोश और बेहरकत पड़ा था। वैद्य की दवाइयां और जड़ी बूटियां उसके बगल में रखी हुई थीं। हर पल जैसे विक्रांत को मौत के और करीब ले जा रहा था। पर्दे के पार खड़ा तरुण भीगी आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर, बेबसी और भगवान से प्रार्थना के साए एक साथ लहरा रहे थे। वो चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। कुछ देर के बाद वैद्य बाहर आया। उसके चेहरे की संजीदगी सब कुछ कह रही थी कि हालात ठीक नहीं है। देखिए महाराज, रथ दुर्घटना बहुत खतरनाक हुई है। रथ के पलटने से उनकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है। हमने उपचार की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रीढ़ की हड्डी की भयानक चोट ने शरीर के बाकी हिस्सों को भी नाकाम कर दिया है। उनका दिल ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे पाया। मुझे अफसोस है, हम आपके पुत्र को बचा नहीं सके। यह शब्द सुनते ही जैसे दुनिया थम सी गई थी। हवाएं रुक गईं, बस हर तरफ सन्नाटा छा गया था। तरुण के कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा के होठों से बेटे का नाम लड़खड़ाता हुआ निकला और वो चीख चीख कर रोने लगी। बाप की आंखों में आंसू तो नहीं थे,
मगर वह खाली नजरों से दीवार को घूरते हुए वहीं खड़े रह गए, जैसे बरसों का मजबूत पहाड़ पल भर में बिखर गया हो। तरुण अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अपने भाई के मृत शरीर को देखते ही वो उससे लिपट गया था और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। विक्रांत, कृपया उठकर देखो, मैं आ गया हूं। तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका, मुझे माफ कर देना। अब नाराजगी खत्म करो और उठो, महल चलते हैं। उठ जा भाई, ऐसे नाराज नहीं होते। जानता है ना, महल पर तेरी प्रिया तेरा इंतजार कर रही है। वो बुरी तरह उसके बेजान वजूद को झकझोर रहा था। लेकिन विक्रांत तो इस दुनिया से जा चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। जो दर्द और तकलीफ वो इतने घंटों से सह रहा था, अब उससे आजाद हो चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। अगले ही पल तरुण इतनी जोर से चीखा कि वैद्यशाला की दीवारें तक कांप उठी। उसकी चीख सुनकर उसके पिताजी तेजी से कमरे के अंदर आए थे और तरुण को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। विक्रांत जा चुका है, अब वह हमारे बीच नहीं रहा। थोड़ी ही देर में सुमित्रा की हिचकियां, चीखें और आंसुओं का शोर गूंजने लगा। वैद्यशाला की सफेद दीवारें उस दुख की गवाह बन गईं। एक जिंदगी का चिराग बुझ गया था और कई जिंदगियां अंधेरों में डूब गई थीं। तरुण ने विक्रांत के अंतिम संस्कार के इंतजाम कैसे किए, ये वही जानता था। पूरे महल पर जैसे एक तूफान आकर गुजर गया था। विक्रांत का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसकी चिता पर अग्नि दी जा चुकी थी, लेकिन महल में एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी को संभालने की हालत में नहीं था। सब अपने अपने गम में बुरी तरह से डूबे हुए थे। विक्रांत का हंसता मुस्कुराता चेहरा, उसकी शरारतें हर किसी को अपनी आंखों के सामने घूमती दिखाई देती थी। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए रुकी तो नहीं है ना। चाहे कितना ही अपना कोई क्यों ना चला जाए, जिसके बिना हमें लगता है कि हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे, एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। जब वह हमें छोड़कर चला जाता है, तब भी हमें जीना पड़ता है और हम जीते हैं। सांसें लेनी पड़ती हैं और हम वो सांसें लेते हैं। धीरे धीरे सारे काम फिर से रोज के क्रम पर आने लगते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक सूनापन हमेशा के लिए बस जाता है। विक्रांत के जाने से भी बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं रुका था। समय के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ता रहा। 1 महीने के बाद तरुण वापस दूर प्रदेश चला गया। विक्रमसेन ने फिर से अपने दरबार के काम संभाल ली और उनमें खुद को व्यस्त कर लिया। सुमित्रा भी अपने पति के साथ दरबार जाने लगी, लेकिन पीछे अकेली रह जाती थी प्रिया। प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। वो गुमसुम घंटों एक ही जगह बैठी विक्रांत की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती। प्रिया के लिए विक्रांत को भूलना इतना आसान नहीं था। कभी कभी विक्रांत का नाम लेकर जोर जोर से चीखने लगती। सुमित्रा और विक्रमसेन उसकी हालत को देखकर परेशान रहने लगे थे। उन्होंने तरुण को भी उसकी हालत के बारे में खबर दी थी। प्रिया का दर्द उसके अंदर तक उतर गया था। वो मासूम सी कम उम्र लड़की, उसका क्या दोष था? कितने अरमानों से उसने शादी की होगी। सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तरुण ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, आप प्रिया को संभालें, उसे समझाएं। किसी के जाने से खुद को खत्म नहीं कर लिया जाता। अगर वह ऐसे ही घुटती रही तो वह दिन दूर नहीं कि वह अपने आप को खत्म कर लेगी। विक्रमसेन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, प्रिया एक अनाथ लड़की थी। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके पिताजी विक्रमसेन और सुमित्रा के साथ काम करते थे और विक्रमसेन के अच्छे मित्र भी थे। यूं विक्रमसेन ने उस मासूम 3 साल की बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इतनी मासूम बच्ची किसी और के पास जाए, क्योंकि प्रिया के माँ बाप के सिवा इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। विक्रांत और प्रिया दोनों एक साथ जवान हुए, एक ही गुरुकुल में साथ पढ़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ती गई और फिर जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई, विक्रमसेन ने उनकी शादी कर दी। वह दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतनी आसानी से मिला उनका प्यार भगवान उनसे छीनने वाला था। उनकी खुशियों को नजर लग गई और शादी के 6 महीने के बाद ही प्रिया विधवा हो गई। विक्रमसेन और सुमित्रा चाहते थे कि प्रिया दोबारा जिंदगी जीने लगे। वह उसे यूं रोते हुए नहीं देख सकते थे और फिर इसीलिए विक्रमसेन ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया कि वो तरुण की शादी प्रिया से कर देंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था तरुण को मनाना,
विक्रांत के जाने के 4 महीने बाद ही विक्रम सेन ने तरुण को वापस बुला लिया। तरुण शस्त्र अभ्यास में भारी मेहनत के बाद पसीने से सराबोर अपने खास अंदाज में बेहद शानदार लग रहा था। सफेद धोती पहने, घने काले बाल हल्के से बिखरे हुए थे। वो अभ्यास कक्ष से बाहर निकला। कमरे की खिड़की से आती धूप की किरणों ने उसकी खूबसूरत मजबूत शरीर के उतार चढ़ाव को और भी जाहिर कर दिया था। वो अपना अंग वस्त्र चारपाई पर फेंकता हुआ स्नानागार चला गया ताकि ताजा हो सके। ताजा होकर वह भोजन की चौकी पर आकर अभी बैठा ही था कि विक्रम सेन ने बात की शुरुआत कर दी। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो। हमने एक जरूरी फैसला किया है। कल शाम को बहुत ही सादगी से तुम्हारी शादी है। यह शब्द सुनते ही तरुण, जो भोजन के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया, जैसे किसी ने अचानक उसके वजूद पर बिजली गिरा दी हो। उसने हैरत और बेयकीनी के मिले जुले भाव के साथ अपने पिताजी की ओर देखा। मेरी शादी? क्या मतलब? मेरी शादी क्यों? उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी हुई थी। वो माथे पर बल डाले चौकी पर जरा सा आगे झुकते हुए बोला, क्या कनकलता की मां को एक दिन में इतनी जल्दी लग गई है कि वह अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दबाजी में मेरे साथ करवाना चाहती है? क्या उनसे कुछ महीने सब्र नहीं हो सकता? मेरे जवान भाई को मरे सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं वापस दूर प्रदेश जाना चाहता हूं। ये कहते हुए उसने दोबारा खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसके अंदर एक तूफान मच चुका था। विक्रम सेन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हो चुके हैं। अपनी यह मनमानियां करना छोड़ दो। अब तुम्हें मेरा राजकाज संभालना है। यह जिम्मेदारी तो विक्रांत के हाथ में थी, अब वो नहीं रहा तो अब तुम्हें यह जिम्मेदारी उठानी होगी। वो संजीदगी से बोले। तरुण ने जोर से दांत भींचते हुए हैरत भरी नजरों से पिताजी को देखा। और तुम्हारी शादी कनकलता के साथ नहीं, बल्कि प्रिया के साथ होगी, विक्रम सेन ने आगे झुकते हुए फैसले भरे शब्दों में कहा। जबकि यह सुनते ही तरुण के कदमों तले से जमीन खिसक गई। यूं लगा जैसे आसमान अचानक उसके सर पर आकर गिरा हो। उसका दिल धड़कने की बजाय जैसे पल भर के लिए रुक सा गया हो। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? वो अपनी चौकी से उठकर खड़ा हो गया। मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी आवाज में कंपन नहीं, बल्कि अटल फैसला झलक रहा था। क्या मतलब है कि तुम प्रिया से शादी नहीं करोगे? विक्रम सेन ने उसे कठोर नजरों से घूरते हुए कहा। आप जानते हैं ना, वह मेरी भाभी है, मेरे बड़े भाई की विधवा, और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, यह जानते हुए भी कि वह विक्रांत भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। तरुण ने दांत पीसते हुए कहा। उसके शब्दों में दुख, गुस्सा और विरोध सब कुछ शामिल था। उसने खाने की चौकी पर रखा बर्तन जोर से जमीन पर पटक कर अपना गुस्सा बाहर निकाला, लेकिन उसके पिताजी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। विक्रांत मर चुका है तरुण, वो अपनी जिंदगी जी चुका है। उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं प्रिया की जिंदगी में खुशियां देखना चाहता हूं। अभी उसकी उम्र ही क्या है? शादी के 5 महीने के बाद ही विक्रांत उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। आखिर वह बच्ची कहां कहां की ठोकरें खाएगी? बिना किसी रिश्ते के वो इस महल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। और आजकल के हालात में क्या तुम्हें पता है, कुंवारी लड़कियों की शादी होना ही मुश्किल है। हजारों कमियां निकालते हैं उसमें, फिर वो तो एक विधवा है, कौन थामेगा उसका हाथ? मैं फैसला कर चुका हूं कि प्रिया को मैं खुशियां देना चाहता हूं। उसे घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। याद रखो, वो मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। यह फैसला मैं कर चुका हूं। विक्रम सेन का लहजा और भी सख्त हो गया। तरुण ने खुद को काबू में रखते हुए अपनी मुट्ठियां जोर से भींची। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने शब्दों को नरम करने की कोशिश की। पिताजी, समझने की कोशिश करें। अगर मैं राजी हो भी गया तो प्रिया कभी राजी नहीं होगी। वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगी, और फिर वह मुझसे 2 साल बड़ी भी तो है। मैं उसके साथ एक ही कक्ष में कैसे रहूंगा? हम दोनों एक दूसरे को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसकी शादी कहीं और कर दीजिए, लेकिन मैं हरगिज भी उससे शादी नहीं करूंगा। वो आखिर में बोलते बोलते लगभग चीख पड़ा था। विक्रम सेन की आंखों में नमी उतर आई। वो चौकी पर सीधे होकर बैठ गए और गहरी सांस लेकर बोले, मैं नहीं चाहता कि प्रिया की शादी कहीं और हो। मान लो मैं धन के जोर पर उसकी शादी कर भी दूं, ऐसे हजारों रिश्ते मिल जाएंगे जो धन की चमक देखकर प्रिया का हाथ थाम लेंगे।
लेकिन क्या वो उसे वो खुशियां, वो इज्जत दे सकेंगे जिनकी वो हकदार है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, उसके पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूं, और यह तभी मुमकिन है जब वह मेरी आंखों के सामने रहे। और रही बात कि वह तुमसे 2 साल बड़ी है, तो यह कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है। तुम दोनों साथ खड़े हो तो वह तुमसे छोटी ही लगती है। और रही बात प्रिया के ना मानने की, तो प्रिया को मनाना मेरा काम है। अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैंने और तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया है वही होगा। तरुण ने बेबसी और उम्मीद भरी नजरों से अपनी मां सुमित्रा की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थीं। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मां की खामोशी साफ बता रही थी कि वह भी इस फैसले पर राजी है, या कम से कम अपने पति के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखती। मैं यह महल छोड़कर दूर प्रदेश चला जाऊंगा, लेकिन यह शादी हरगिज भी नहीं करूंगा, तरुण संजीदगी से बोला। यह कहते हुए वो चौकी से हट गया। विक्रमसेन भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और जोरदार आवाज में कहा, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना, उसके बाद तुम्हारा हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं मर भी गया तो मेरे अंतिम संस्कार पर मेरी चिता को अग्नि देने मत आना। मैं यही समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा था और वह भी मर चुका है। उनके शब्दों में इतनी कठोरता थी कि सुमित्रा की आंखों में आंसू झलक पड़े। विक्रमसेन की आवाज टूट गई। वो एक पल को रुके और फिर सामने रखी चौकी को जोर से ठोकर मारते हुए लंबे लंबे कदम उठाते बाहर निकल गए। सुमित्रा ने अफसोस और परेशानी से सिर हाथों में गिरा लिया। उनके चेहरे पर बेटे के लिए दुख और पति के लिए लाचारी साफ झलक रही थी। तरुण, मान जाओ, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। सुमित्रा ने हिचकियां लेते हुए सिर उठाया, मगर उनके शब्दों में बेबसी थी। विक्रमसेन, जब वह आपकी बात कभी नहीं मानता तो मेरी कैसे मानेगा? आप जानते हैं वह विक्रांत नहीं है जो खामोशी से हर बात मान ले। वो तरुण है, इतना जिद्दी और जुनूनी कि गुस्से में वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसे मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन राजी नहीं कर सकते। उनकी बात पर विक्रमसेन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजी है या नहीं। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वह खुद आकर कहेगा कि मैं प्रिया से शादी के लिए तैयार हूं। यह कहते हुए उनके चेहरे पर एक रहस्यमय सी मुस्कान फैल गई। सुमित्रा ने घबराकर पहलू बदला। उनके दिल को जैसे कोई अनजानी बेचैनी जकड़ने लगी थी। वो जानती थी विक्रमसेन जिस बात पर अड़ जाते, फिर किसी के लिए भी उनका रास्ता बदलना मुमकिन नहीं रहता। तरुण सारा दिन बाहर गुजार कर महल आया तो सामने विक्रमसेन और सुमित्रा बैठे चाय पी रहे थे। वह भी पास आकर बैठ गया। मां, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, उसने कहा तो सुमित्रा सर हिलाकर रसोई में चली गई। तरुण, तो क्या फैसला किया है तुमने? क्या प्रिया से शादी के लिए तैयार हो या नहीं? विक्रमसेन ने प्याला रखते हुए पूछा। पिताजी, कृपया अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो थके शब्दों में बोला। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, एक संदेशवाहक आया। तरुण ने उससे संदेश सुना तो वसंत मित्र का नाम सुनकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उसकी खैरियत पूछने से पहले वसंत मित्र की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। तरुण, दूर प्रदेश में जो तुम्हारा भवन था वह तुम्हारे पिताजी ने किसी और को दे दिया है। नया मालिक भवन खाली करने को कह रहा है। अगर वह भवन देने वाले थे तो कम से कम मुझे पहले तो बता देते। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। अब बताओ मैं कहां जाऊं? इतनी जल्दी नया भवन भी नहीं मिल सकता। उन्होंने यह भी बताया कि यह सब तुम्हारे पिताजी के कहने पर किया गया है। इससे पहले कि वसंत कोई और बात करता, तरुण ने संदेशवाहक को भेज दिया। आपको क्या लगता है पिताजी, मैं इस तरह आपके काबू में आ जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। मेरे पास अभी इतना धन है कि मैं आराम से 1-2 साल गुजार लूंगा, और मैं दूर प्रदेश में पढ़कर आया हूं। 10 साल वहां गुजारे हैं मैंने, लेकिन दूर प्रदेश में नहीं। इसीलिए मैं वापस दूर प्रदेश जा रहा हूं, आज ही। वह गुस्से में कमरे में आया और अपना सामान बांधने लगा। सामान बांधते ही वह अलमारी की तरफ बढ़ा कि अपनी यात्रा की अनुमति पत्र और अपनी धन की थैलियां उठा सके, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कपड़ों से भरी अलमारी का एक एक कोना तरुण देख चुका था, मगर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। अपना गुस्सा काबू करता हुआ वो दोबारा नीचे आया। पिताजी, मेरा यात्रा पत्र कहाँ है? मेरी धन की थैलियां कहाँ हैं? वो थोड़ा धीमे मगर संजीदा शब्दों में बोला। जला दिए हैं, मैं अभी अभी जलाकर आया हूं। बाहर जाओ
देख लो, विक्रमसेन बोले तो वो जल्दी से बाहर भागा। जलती हुई आग देखकर वो गुस्से से तड़प उठा। थोड़ी देर के बाद वो थके हुए कदमों से वापस अंदर आया तो विक्रमसेन मुस्कुरा रहे थे। वो गुस्सा बर्दाश्त करता हुआ बैठ गया। हाँ तो बोलो, अब क्या फैसला है तुम्हारा? वो पूरे विश्वास से बोले। मैं प्रिया से शादी के लिए तैयार हूं। सिर झुकाए मुट्ठियां भींचते हुए तरुण बोला। जानता था तरुण, तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे खुशी है कि तुम यह बात जल्दी समझ गए, वरना मुझे तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता। सुमित्रा, जाओ मेरे बेटे को खाना दो। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। सुमित्रा हाथ में खाने की थाली ली खड़ी थी। उन्होंने वो थाली रखी तो तरुण आगे बढ़कर खामोशी से खाना खाने में लग गया। वह कभी भी इन सुविधाओं के बगैर नहीं रह सकता था जो उसे बचपन से ही दी गई थी। ये सुविधाएं उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी सांसों में रच बस गई थीं। नरम बिस्तर, शानदार खाना, रथ, सेवक, ये सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे और वो अपनी दुनिया का राजकुमार था। अगर पल भर के लिए भी यह सब कुछ छिन जाने का ख्याल आता तो उसके वजूद पर कंपन तारी हो जाता। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे हर चीज आसानी से लाकर दी थी। उसकी इच्छा जुबान पर आती नहीं थी कि पूरी हो जाती थी। बचपन से ही वह कभी कमी के स्वाद से परिचित नहीं हुआ था। दूर प्रदेश में भी जब वह काम करता तो सिर्फ अपने शौक और अनुभव के लिए, जैसे कोई खेल खेल रहा हो, जैसे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। हकीकत तो यह थी कि उसे कभी धन कमाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। दौलत तो उसके पीछे खुद भागती थी, इज्जत उसके कदमों में बिछ जाती थी। उसे हर वो चीज नसीब थी जिसके आम लोग सिर्फ सपने देखकर रह जाते हैं। यही वजह थी कि वह आज भी अपने हाल पर खामोश था और एक अनचाहा रिश्ता भी बर्दाश्त करने को तैयार हो गया था, क्योंकि उसकी दुनिया हमेशा से आसानी और सुविधाओं में लिपटी हुई रही थी। मजबूरन वह प्रिया से शादी पर राजी हो गया था। वो जानता था चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, फिलहाल अपने पिताजी के आगे डट नहीं सकता था। और सच तो यह था कि प्रिया में कोई ऐसी कमी भी नहीं थी जिसे वह वजह बनाकर इनकार करता, सिवाय उस कड़वी हकीकत के कि वह कभी उसकी भाभी थी, उसके भाई की पत्नी थी। मगर थी और है में फर्क होता है। वो प्रिया की हालत देख चुका था। उसका घुट घुट कर जीना, टूटी बिखरी हालत, रोना, तड़पना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। प्रिया पहले जैसी नहीं रही थी। जिस दिन से वह यहां आया था, उसने उसे कमरे की चार दीवारी में कैद पाया था। उसकी सिसकियां सुनी थीं, रातों को उसकी चीखें सुनी थीं। वो मुस्कुराहट, वो शरारती चंचल अंदाज, वो रोशन चमकती आंखें, सब कहीं गुम हो गए थे। विक्रांत की मौत ने प्रिया को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। वो हंसती मुस्कुराती लड़की अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी जो बस सांस ले रही थी, जैसे जिंदगी उस पर बोझ बन गई हो। यही सोचकर वह और ज्यादा बेचैन हो गया था कि शायद इस शादी के बाद प्रिया को सहारा मिल जाए और वह फिर से जीना सीख ले। वो फैसला कर चुका था कि वह प्रिया को प्यार और मोहब्बत से जिंदगी की तरफ लेकर आएगा। आखिर जिंदगी की खुशियों पर उस मासूम लड़की का भी हक था। उसे प्रिया की हालत पर सच में तरस आने लगा था। बस उसे अपने फैसले पर मजबूती से बने रहना था। वह लाल रंग के लहंगे में पूरी की पूरी सजी हुई थी और प्रिया को लाकर तरुण के बराबर में बिठा दिया गया। प्रिया के मन में क्या चल रहा था, तरुण बिल्कुल भी नहीं जानता था। वह पहले लाख प्रिया से शादी पर इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसने ठंडे दिल से प्रिया के बारे में सोचा तो उसे अपने पिताजी का फैसला इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसने एक नजर अपने बराबर में बैठी उस बेजान सी लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर ना जिंदगी जीने की चमक थी, ना खुशियों की कोई रोशनी। वो बस बिना किसी भाव के उसके बराबर में बैठी हुई थी। पुरोहित ने जब प्रिया का नाम लेकर उसे हाथ आगे करने के लिए कहा तो वह यूं ही खामोशी से बैठी रही। तरुण ने एक नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। घनी काली पलकें भी बुरी तरह कांप रही थीं। होठों को दांतों से कुचलते हुए वह बेहद बेचैन लग रही थी। ये पल उसके लिए किस हद तक जानलेवा साबित हो रहे थे, तरुण इस बात को महसूस कर सकता था। जो लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो, वह भला किसी दूसरे से शादी कैसे कर सकती थी? अनजाने ही तरुण ने प्रिया का हाथ थाम कर हल्के से दबाया, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। प्रिया के मृत जैसे वजूद में एक हल्की सी हरकत हुई थी और अगले ही पल उसने अपना सीधा हाथ पुरोहित की ओर बढ़ा दिया।
पुरोहित धीरे धीरे शादी के मंत्रों का जाप करते हुए विवाह की रस्में पूरी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हुआ और चारों ओर से बधाइयों का शोर उठने लगा। तरुण, जो इतने दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था, अब वह कहीं भी नहीं थी। शादी के बाद प्रिया को तरुण के कमरे में पहुंचा दिया गया। महल के उस खास कमरे को ताजा फूलों से सजाया गया था। मिलन की वह रात जब दो आत्माएं मिलन के बाद एक हो जाती हैं। अपने भगवान को साक्षी मानकर बनाया जाने वाला यह खूबसूरत और प्यारा सा रिश्ता जो मजबूती की तरफ कदम बढ़ाता है, मोहब्बत और वफा के इस सफर की ओर ले जाता है, जहां हर मोड़ पर मुश्किलें डेरा जमाए बैठी होती हैं ताकि इस रिश्ते का इम्तिहान ले सके। जो लोग जिंदगी के इस इम्तिहान में पास होते हैं, डटकर मजबूती से खड़े रहते हैं, वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मजबूती की तरफ ले जाते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियों का स्वागत करते हैं। और जो लोग पहले ही इम्तिहान में हार मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, इस खूबसूरत रिश्ते को खोखला करके उसे तोड़ देने पर मोहर लगा देते हैं, तब किसी के लिए यह रिश्ता सजा बन जाता है तो किसी के लिए खूबसूरत तोहफा। अब देखना यह था, यह रिश्ता तरुण और प्रिया को किस मोड़ पर लेकर आता है। गुलाब की पंखुड़ियों और ताजा फूलों से सजा वो कमरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो बिस्तर के बीचों बीच लाल लहंगे में दुल्हन बनी अपना भारी लहंगा फैलाए गुमसुम सी बैठी थी। सिर्फ 6 महीने की शादी में वह विधवा की चादर ओढ़ चुकी थी और सिर्फ 1 साल के छोटे से अरसे में वह दूसरी बार सुहाग के लाल जोड़े में बैठी अपने नए पति का इंतजार कर रही थी। उसे एक बार फिर लाल जोड़े में दुल्हन बना दिया गया था, लेकिन आज न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न शर्म और ना ही उसके वजूद में डर या संकोच। वो बिना किसी भाव के अपने देवर की सेज सजाए बैठी थी, जो अब उसका पति था, उसका सब कुछ। यह रिश्ता प्रिया ने सिर्फ विक्रमसेन की वजह से स्वीकार किया था, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था और कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका मान रखते हुए वह एक अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर गई थी। इस रिश्ते में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, तो यकीनन तरुण पर भी यह रिश्ता जबरन थोपा गया था। एक विधवा औरत जिसके वजूद पर पहले ही किसी और मर्द के स्पर्श की छाप रही हो, फिर उसे स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह तो एक बहुत बड़े दिल का फैसला था। इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि आवाज पर दरवाजा खुला। सफेद अंगवस्त्र में तरुण डगमगाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। बिना मुड़े दरवाजा धड़ से बंद किया, जिससे प्रिया अपनी जगह से चौंक उठी। उसकी काली आंखें इस वक्त बेहद लाल हो रही थीं। बाल माथे पर लापरवाही से बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता रहा। जैसे ही अंगवस्त्र उसके वजूद से अलग हुआ, उसके चौड़े कंधे और मजबूत बाजू साफ नजर आने लगे। पसीने की बारीक बूंदें उसकी गर्दन पर चमक रही थीं। उसकी छाती हल्की हल्की सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी और उभरी हुई मांसपेशियों का तनाव कमरे की खामोशी में और भी साफ महसूस हो रहा था। कपड़े हाथ से सरकते हुए नीचे गिर गए, मगर वह झुका नहीं। वहीं खड़ा अपनी बेबसी और गुस्से को काबू में करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तरुण, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्रिया के शब्दों पर वह अचानक पलटा। काली आंखों में तैरते लाल डोरे उसके नशे में होने का सबूत दे रहे थे। वो होठों को जोर से भींचते हुए सिर झटकता हुआ खुद पर छाई मदहोशी के असर को कम करने की कोशिश करने लगा। प्रिया यह समझने की कोशिश कर रही थी कि तरुण बार बार क्यों लड़खड़ा रहा है। वह अपना लहंगा संभालती हुई धीरे धीरे उसके पास आई और सहारा देने के लिए जैसे ही उसके करीब पहुंची, तरुण के मुंह से आती मदिरा की बू की तेज महक से प्रिया सिर से पांव तक कांप उठी। शादी की पहली रात ही उसे तरुण से इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तरुण, तुमने मदिरा पी है? वो अविश्वास से बोली। तरुण ने गुस्से में मुट्ठियां भींची और सहारा लेते हुए उठकर प्रिया के सामने आकर खड़ा हुआ। प्रिया अभी यकीन न कर पाने की हालत में वहीं खड़ी उसे देख रही थी। तरुण ने झुंझुलाहट में उसे अपनी ओर खींचा तो वह संतुलन खोकर उसके नंगे सीने से जा लगी। डर के मारे प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। तरुण ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, यूं आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। प्रिया, आंखें खोलो। डरते हुए उसने आंखें खोली तो तरुण बहुत करीब खड़ा था। प्रिया ने झटके से अपना लहंगा संभालते हुए खुद को पीछे किया। दोनों के दिल एक ही रफ्तार से धड़क रहे थे। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। तरुण की नजरें उसके कांपते वजूद पर ठहर गईं।
तरुण की नजरें प्रिया के कांपते वजूद से होते उसके कांपते होठों पर जा ठहरी। गले में गांठ उभर कर गायब हुई। तरुण होश में आता, खुद को काबू करता, उसे खुद से दूर धकेल गया। प्रिया खुद को संभाल ना सकी और सीधा नीचे फर्श पर गिरी थी। थोड़ी देर पहले आंखों में जो खुमारी थी वो अब तरुण के चेहरे से गायब हो चुकी थी। प्रिया उठकर उसके सामने खड़ी हुई, जबकि तरुण अलमारी से कपड़े निकालकर स्नानागार की ओर बढ़ रहा था। उसने उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती तरुण? तुमसे 2 साल बड़ी हूं और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। प्रिया गुस्से से बोली, किस बदतमीजी की बात कर रही हो? उसने भी तीखे स्वर में जवाब दिया, तुमने मुझे धक्का दिया। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारी भाभी। इससे पहले वह अपने शब्द पूरे करती, वो गुस्से से अपने कपड़े बिस्तर पर फेंकता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर प्रिया का दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा। तरुण अपने होश में नहीं था और होश से दूर इंसान से किसी भी तरह की जंगली हरकत की उम्मीद की जा सकती है, जिसे सहने और बर्दाश्त करने की हिम्मत इस वक्त प्रिया में नहीं थी। अगर वह होश में होता तो प्रिया के गुस्सा करने पर खामोश हो जाता, कोई जवाब ना देता। लेकिन वो मदिरा के नशे में मदहोश था। वो खड़ा भी सही से नहीं हो पा रहा था। उसकी आवाज में भी लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। इस वक्त इस रिश्ते को स्वीकार करना प्रिया के बस से बाहर था। वो डरती हुई दीवार से जा लगी। उसकी काजल लगी सुरमई आंखों में डर देखते तरुण मुस्कुराया था। पता नहीं क्यों प्रिया की आंखों में डर देखकर तरुण को सुकून मिला था। वो प्रिया की चूड़ियों से भरी कलाइयां थामकर अपनी ओर खींच गया। वो तरुण के घेरे में कैद उसके बहुत करीब थी। वो डर से कांपने लगी थी। अभी तो मैंने बदतमीजी की भी नहीं है प्रिया, और तुम इतना घबरा रही हो। जब बदतमीजी करूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? और बदतमीजी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी बदतमीजियां करूंगा। वो संजीदगी से बोलता उसे कांपने पर मजबूर कर गया। और क्या कह रही हो कि तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो? तो आओ, ये बात तो अभी साफ हो जाएगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा। वो उसे खींचता हुआ शीशे के सामने लाकर खड़ा कर गया। प्रिया ने सामने शीशे में देखा तो वह तरुण के सामने उम्र में काफी छोटी लग रही थी। वो एकदम से नजर झुका गई। वो ठंडे शब्दों में बोला, पहले भाभी थी, अब मेरी पत्नी हो। इस रिश्ते की हकीकत जितनी जल्दी स्वीकार करोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो अब ये भाभी का राग अलापना बंद कर दो। तरुण का अंदाज एकदम बोझल हुआ। तरुण की बात पर वह आंखें फाड़े गहरी गहरी सांस भरती तरुण की आंखों में देखने लगी, जो अब बड़ी बेबाकी से उसके चेहरे के हर नक्श को अपनी नरम उंगलियों से छू रहा था। खामोश धड़कनों को पल में तेज कर गया था। वो बेहद हसीन थी। सुर्ख सफेद रंगत, तीखे नैन नक्श, बल खाती पतली कमर, जिस पर सुर्ख जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो पल में लाल होती, लेकिन अगले ही पल तरुण के मुंह से निकलने वाले शब्दों पर वो दंग रह गई। लेकिन मेरे काबिल नहीं हो। मुझे देखो, मैं कितना हसीन शानदार मर्द हूं। मैं तो एक ऐसी लड़की का हकदार था। मैं ऐसी लड़की का हकदार नहीं था जिसके वजूद पर पहले से किसी दूसरे मर्द की छाप हो। तरुण को वो चीज पसंद आती है जो अनछुई हो, जिस पर किसी की छाप ना हो। यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तरुण की यह बातें सुनकर प्रिया के तन बदन में आग लग गई। वो दांत पर दांत दबाकर तेज शब्दों में बोली, तो फिर शादी क्यों की तुमने? अपने जैसी किसी को ढूंढ लेते जो तुम्हारे साथ अच्छी लगती। वो गुस्से से चीख पड़ी। तरुण को उसका चिल्लाना एक आंख न भाया। तुम्हारे मुंह में जबान भी है? शब्दों में तंज उभर आया था। प्रिया के बाजू पर रखा उसका मजबूत हाथ सांप की तरह रेंगता हुआ प्रिया की कमर के आसपास लिपट गया। प्रिया को अपना वजूद इस तेज स्पर्श में पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। तरुण उसके और करीब होता गया, फिर उसकी नाक पर अपनी नाक रखकर आंखें बंद कर ली। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं गूंगी हूं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है? तरुण की इतनी नजदीकी के बावजूद भी वह जवाब देने से बाज नहीं आई थी। तरुण के वजूद से उठती मदिरा की महक उसके होश पर छा रही थी। प्रिया पल भर में अपनी सांस रोक गई। मुझे तुमसे इस तरह जवाब पर जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। मेरे सिर पर थोप दी गई हो तुम। अपने पिताजी के आगे बेबस हो गया था, मजबूर हो गया था मैं। कोई पसंदीदा प्रिय औरत नहीं हो तुम
कि तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाऊंगा। इसीलिए अब तुम मेरी पत्नी हो और अपनी जुबान पर काबू रखना। मुझे बदतमीज, बदजुबान औरतें पसंद नहीं, और जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल कर दी गई हो तो भलाई इसी में है कि इस रिश्ते को कबूल कर लो। और हाँ, 2 साल बड़ी हो तो अपना रोब मत झाड़ना मुझ पर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तरुण के शब्द प्रिया के दिल पर छुरी बनकर उतर रहे थे। उसे खुद भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस पर भी जबरदस्ती यह रिश्ता थोप दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तरुण के शब्दों पर उसका दिल दुख से भर गया। वो लगातार उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। शादी की पहली रात थी, वो अपना रोब जमा रहा था उस पर। तरुण उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर अंदर ही अंदर मजा ले रहा था। प्रिया के आंसू भी उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे, लेकिन वह फिर भी मजे से बोलता चला जा रहा था। मुझे भी तुम जैसे बिगड़े मर्द नहीं पसंद, जिन्हें सही गलत में फर्क ही पता ना हो। कुछ पलों के बाद प्रिया की तरफ से जवाब आया था, और यह करारा जवाब तरुण को बेहद बुरा लगा। उसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा उतर आया। जब तुम मेरे बारे में सब जानती हो, मेरी आदत, मेरे मिजाज से अच्छी तरह परिचित थी, तो फिर मुझसे शादी करने से मना कर देती। वो बेहद गुस्से में उसके और करीब होता गया और उसकी कलाई दबोच ली। अब वह पूरी तरह उसके घेरे में थी। मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर थी तरुण। इस महल को और इस महल के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। नहीं चाहती थी कोई भी दूसरा मर्द मेरे वजूद को हासिल करे। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने बेदर्दी से रगड़ दिया। तो तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। पति हूं तुम्हारा, शादी की है तुमसे। प्रिय औरत ना सही, लेकिन पत्नी हो तो मैं कब तक तुमसे दूर रहूंगा? प्रिया की आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। मुझे वक्त चाहिए तरुण, एक नए रिश्ते को कबूल करने के लिए, वो एक उम्मीद से बोली। कितना वक्त प्रिया? वो प्रिया की आंखों में अपनी लाल आंखें जमाता हुआ धीमी आवाज में बोला। दोनों के बीच नजदीकी और सिमटे होठों की हल्की सी कपकपाहट एक नरम स्पर्श का जरिया बनी। तरुण उसके कांपते होठों को देखकर खुद पर काबू ना रख सका और उनके करीब झुक गया और अपने दहकते होठों से उसके नरम होठों को जरा सा छू गया। कुछ पलों के लिए दोनों अपनी जगह पत्थर बन गए। पता नहीं ये क्या हो गया था। प्रिया ने जल्दी से नजरें चुरा ली। तरुण का दिल अब प्रिया की संगत के लिए मचलने लगा था, जो इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं था। वह प्रिया को वक्त देना चाहता था ताकि वह इस रिश्ते को दिल से कबूल कर ले। वो इतनी देर से उसे उकसा रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वह बोले, अपने दिल की भड़ास निकाले। वो इतने महीनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो सारी घुटन शब्दों के जरिए बाहर निकाल दे और वह अपनी इस चाल में कामयाब रहा था। इतनी देर से प्रिया लगातार बोल रही थी, आंसू बहा रही थी, अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। उसे छोड़कर वह जल्दी से अपने कपड़े लेकर स्नानागार में चला गया, जबकि प्रिया अपनी सिसकियां दबाती खामोशी से आंसू बहाने लगी। वो ताजा होकर वापस आया तो वह अभी भी वहीं बैठी रो रही थी। जाओ प्रिया, कपड़े बदल लो, ये रोना धोना बाद में भी हो सकता है। पूरी रात पड़ी है। आज की रात विक्रांत की याद में जितने मर्जी आंसू बहा लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारी आंख में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहता हुआ बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को नीचे फेंकता बिस्तर पर लेट गया था और फिर आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर भी प्रिया की सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन तरुण खामोशी से बिस्तर पर पड़ा उसकी सिसकियां सुनता रहा। वो पूरी रात जागता रहा था। सुबह 5 बजे उठा तो प्रिया जमीन पर सो रही थी। वो उसे नरमी से उठाकर बिस्तर पर सुला गया। कंबल उसके ऊपर डालता हुआ वह कमरे से बाहर निकल गया। पूरा दिन वह भोज की तैयारी में लगा रहा, जबकि प्रिया सुकून से सोती रही। शाम को 4 बजे सुमित्रा खाना लेकर कमरे में आई तो वो बिस्तर से टेक लगाए विक्रांत की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। सुमित्रा ने ठंडी सांस ली और एक दासी को बुलाकर बोली, बेटा खाना खा लो, फिर यह दासी तुम्हें आज के भोज के लिए तैयार कर देगी। वो खामोशी से सर हिलाती खाना खाने लगी। तैयार होने के बाद वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तैयार होने के बाद दासी चली गई थी और वह खुद को आईने में देखती ख्यालों में गुम हो गई। उसके दिल में विक्रांत की यादें हिलोरे मार रही थीं। जब भोज से पहले विक्रांत उसे सजाते संवारते वक्त
बेहद करीब आ जाता था। कभी उसके होठों को, कभी उसके गालों को छूने लगता था और प्रिया उसे खुद से दूर धकेलती थी। वो यादें आज भी उतनी ही ताजा थीं जैसे कल की बात हो। आंखों से आंसू बहने लगे। वो आज भी वैसे ही तैयार हुई थी। आड़ू रंग के खूबसूरत लहंगे में बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन आज आज विक्रांत उसकी जिंदगी में नहीं था। तरुण जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए उसकी नजरें प्रिया पर टिक गईं और वो अपनी नजरें हटाना भूल गया। कदम बढ़ाता उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। बहुत हसीन लग रही हो प्रिया, वो धीरे से उसके गाल छूता हुआ बोला तो वह झटके से उससे दूर हुई और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसका यूं झटकना तरुण को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वह होंठ खींचकर अपने आप को काबू कर गया। भोज बाहर बगीचे में ही रखा गया था। उसके हाथ को अपने हाथ की पकड़ में लेते तरुण मुस्कुराता हुआ बगीचे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह दोनों वहां पर आए तो सभी लोग उन्हें देखकर देखते रह गए थे। लोग उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया हो। उम्र के फर्क के बावजूद वह दोनों बहुत हसीन लग रहे थे, लेकिन प्रिया की आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी और दर्द समाया हुआ था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए प्रिया को गले लगाया और उसके माथे पर प्यार कर लिया तो वह भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। भोज के बाद वह कमरे में आई तो दुपट्टा उतारकर स्नानागार में चली गई और जब तरुण कमरे में आया तो कमरा खाली था। स्नानागार से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वह बिस्तर पर बैठकर प्रिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा और बिस्तर पर पड़े दुपट्टे को हाथों में लपेटकर उसकी खुशबू को महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। जब वह स्नानागार से बाहर आई तो सामने तरुण को देखकर ठिठक गई। फिर धीरे धीरे कदम उठाती वह शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी चूड़ियां उतारने लगी। तरुण ने दुपट्टा बिस्तर पर रखा और चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। प्रिया के बाल हटाकर उसने गहनों की पेटी से एक खूबसूरत सी माला निकाली जिस पर हीरे लगे हुए थे और उसके गले में पहनाने लगा। माला पहनाते हुए तरुण की उंगलियां उसकी नाजुक गर्दन को छू रही थीं। तरुण के मन में अजब से एहसास जागने लगे थे। उसकी सफेद गोरी गर्दन पर दमकते काले तिल को देखकर तरुण का मन मचलने लगा था, उसे अपने होठों से छूने के लिए। जबकि तरुण की इस कदर नजदीकी पर प्रिया ने अपनी सांस तक रोक ली थी। अचानक तरुण ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी नाक पर अपने होंठ रख गया। तरुण के स्पर्श पर प्रिया तड़प उठी थी। यह क्या बदतमीजी है तरुण? वो झटके से उसे दूर धकेल गई। बदतमीजी मैं कर रहा हूं या तुम? वो गुस्से से उसके करीब आया। दूर रहकर बात करें मुझसे तरुण, वो गुस्से से चीखी तो तरुण के बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। वो उसे गुस्से से देखने लगा पर प्रिया सहम कर पीछे होने लगी। बस बहुत हो गया प्रिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उसे वापस अपनी ओर खींच गया तो रोते हुए उसे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तरुण की पकड़ बहुत मजबूत थी। तरुण की उंगलियां उसके नरम बाजू में ढंसने लगी। वो दर्द से आंखें मींचती लंबे लंबे सांस लेने लगी। कल रात में खामोश हो गया था। एक लड़की के लिए मुश्किल होता है अचानक दूसरे मर्द को स्वीकार करना। मैंने तुम्हें वक्त दिया, लेकिन आज तुम फिर मुझे खुद से दूर कर रही हो। क्यों प्रिया? तरुण की आवाज भारी थी। विक्रांत मर चुका है और अब मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे मेरे हक से दूर नहीं रख सकती। हमारी शादी जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन तुम अब मेरी बीवी हो। मानता हूं कल मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची थी। मैं नशे में था, लेकिन अब हकीकत कबूल कर चुका हूं। वो गुस्से से बोला तो प्रिया की सांस फूलने लगी। तरुण का दिल डूबा था। वो प्रिया पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। तरुण ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मत तकलीफ दो खुद को प्रिया। मैं मानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है विक्रांत को भूलना। मैं भी नहीं भूल सकता। वो मेरा भाई था, लेकिन पूरी जिंदगी हम ऐसे तो नहीं गुजार सकते। उसकी आवाज बोझल हो गई, लेकिन प्रिया उसके घेरे में ज्यादा देर न ठहर सकी। वह भरी सांसों के साथ रोते हुए उसे खुद से दूर धकेलती कमरे से बाहर निकल गई और तरुण खामोश भीगी आंखों से उसे जाता देखता रह गया। वो सारी रात कमरे में नहीं आई थी और तरुण ने भी सारी रात कांटों पर गुजारी। वो नहीं चाहता था कि वह उससे दूर रहे। सुबह 5 बजे वह कमरे से बाहर निकला और सीधा विक्रांत के कमरे में पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी नजर प्रिया पर जा ठहरी। वह बिस्तर पर विक्रांत की तस्वीर सीने से लगाए सोई हुई थी।
गालों पर आंसुओं के धुंधले निशान बता रहे थे कि वह रात भर रोती रही है। तरुण ने आगे बढ़कर उसके हाथों से तस्वीर निकाली और अपने हाथ में ले ली। यह विक्रांत की दूर प्रदेश में ली गई तस्वीर थी, जब वह दोनों तीर्थ यात्रा पर गए थे। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही तरुण की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो धीरे से उसे चूमकर सरगोशी में बोला, विक्रांत मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं प्रिया को ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकता। मैं उसे जिंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। फिर वो दीवार और मेज पर रखी सारी तस्वीरें निकालता चला गया और फिर उन्हें एक पेटी में डालकर सुमित्रा के कमरे में आया और संजीदगी से बोला, मां, ये विक्रांत की तस्वीरें आप अपने पास रख लें। जब तक यह सब प्रिया के पास रहेंगी वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। वो मेरी कभी नहीं हो सकेगी। अगर वह पूछे तो कह देना कि मैंने उतार दी है। सुमित्रा अपने बेटे की हालत समझ सकती थी। वह कितना दिल से चाहत करता था। भगवान से प्रार्थनाएं भी करती थी कि दोनों एक दूसरे को समझने लगें और इस रिश्ते को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ें। उन्हें तरुण का यह फैसला पसंद आया था। उन्होंने खामोशी से सर हाँ में हिला दिया। वापस आकर तरुण ने बड़ी नरमी से सोती हुई प्रिया को गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसके साथ लेट गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने खुद को तरुण के बिस्तर पर पाया। वो कुछ पल तक हैरत से आसपास देखती रही, फिर यह सोचने लगी कि यह सब कैसे हुआ। इसी बीच तरुण ताजा होकर स्नानागार से बाहर आया तो मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया आओ भोजन कर लो, मैंने कर लिया है, तुम भी कर लेना। मैं पिताजी के साथ दरबार जा रहा हूं। वो कुछ पत्र वगैरह और थैला संभालते हुए बिजी अंदाज में बोला, फिर जाते जाते वापस घूमा, प्रिया के करीब आया, उसके सर पर हल्का सा झुकते हुए अपने होंठ रख दिए। प्रिया तरुण के स्पर्श पर एकदम से तड़प कर उससे दूर हटी थी। दूर रहकर बात नहीं कर सकते, हर वक्त चिपकने का मौका ढूंढते रहते हो। वह गुस्से से बोली, बीवी से नहीं छिपूंगा तो और किससे छिपूं? तुम ही बता दो। वो संजीदगी से बोला, मैं विक्रांत के कमरे में थी, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से चिल्लाई, प्रिया मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं 2 दिन से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं और अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज के बाद अगर तुम विक्रांत के कमरे में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने वहां से सारी तस्वीरें हटा दी हैं और कमरे को बंद कर दिया है। अगर जबरदस्ती तुम्हारे साथ हुई है तो जबरदस्ती मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं ना। लेकिन तुम, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो मुझे दुत्कार देती हो, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे करीब तभी आऊंगा जब तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी। जिस तरह मैं तड़प रहा हूं तुम्हारी नजदीकी के लिए, इसी तरह तुम भी तड़पोगी, तभी मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगा, वरना आज के बाद तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। छूना तो दूर की बात है। वो गुस्से से थैला उठाता बाहर निकल गया। प्रिया कितनी ही देर तक सर झुकाए आंसू बहाती रही। दिल का बोझ कम हुआ तो ताजा होकर बाहर आई तो सुमित्रा बगीचे में बैठी चाय पी रही थी। प्रिया को देखते हुए मुस्कुराई, आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। प्रिया उनके पास आकर खामोशी से बैठ गई। सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए प्याला रखते हुए उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, बेटा तरुण से बदतमीजी मत किया करो। मानती हूं गुस्से का तेज है, लेकिन वह पति है तुम्हारा। उसने तुम्हें दिल से स्वीकार कर लिया है। तुम जितनी भी कोशिश करो विक्रांत वापस नहीं आ सकता। भूल जाना मुश्किल है, मगर बेटा पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। तरुण जवान मर्द है, आज वह तुम्हारी चाह और आस लगाए बैठा है, लेकिन सोचो कब तक वह तुम्हारा इंतजार करेगा। प्यार को तरसते उसके सूखे दिल पर कोई और अपने प्यार की बारिश कर दे तो तुम एक बार फिर खाली हाथ रह जाओगी। प्रिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया। वो आंखें झुकाए चुपचाप बैठी रही। सुमित्रा ने उसकी भीगी पलकों पर नजर डालते हुए आगे कहा, सोचो अगर विक्रांत जिंदा होता तो क्या वो यह चाहता कि तुम यूं अपनी जवानी आंसू बहा बहा कर गुजार दो? यूं घुट घुट कर जीती रहो, खुशियां अपने ऊपर बंद कर लो? नहीं बेटा, वो भी यही चाहता कि तुम खुश रहो, आगे बढ़ो। तरुण बुरा इंसान नहीं है बेटा। आज तरुण ने विक्रांत की सारी तस्वीरें इकट्ठी करके रख दी हैं ताकि विक्रांत की तस्वीरें देखकर
तुम्हें तकलीफ ना हो। वो जब भी तुम्हें रोते हुए देखता है, तुम्हें तकलीफ में देखता है, तो उसे बुरा लगता है। प्रिया, मैं जानती हूं वक्त के साथ साथ तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन बस डर यह है कि यह एहसास होते होते कहीं बहुत देर ना हो जाए। बेटा, यह रिश्ता ऐसा ही है, एक पवित्र रिश्ता है। इसमें बंध जाने के बाद मर्द औरत में मोहब्बत होना एक सामान्य सी बात होती है। उसे एक मौका तो दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। प्रिया खामोशी से सब सुनती रही। आंखों में नमी लिए वो उनकी सारी बातें सुनती रही, मगर सुमित्रा की बातों ने उसे झंझोर डाला था। वह सर पर हाथ रखती उठ गई और अपनी सोचों में गुम हो गई। शादी की रात को वह नशे में था, फिर भी तरुण उसके करीब नहीं आया था, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो मानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस दिल का क्या करती जो विक्रांत की जुदाई पर रो रहा था। लेकिन अब वह खुद को बदलना चाहती थी। वह कैसे इस पवित्र रिश्ते का मजाक बना सकती थी? जब भी तरुण उसके करीब आने की कोशिश करता तो वह उसे बुरी तरह से धत्कार कर रख देती थी। क्या वह अपने भगवान को नाराज नहीं कर रही थी ये सब करके? तरुण ने पूरे दिल से उसे अपना लिया था, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वह भी तरुण को दिल से अपना लेती? खुद को बदलकर वो तरुण को एक मौका देना चाहती थी। धीरे धीरे जिंदगी रोज के क्रम पर आने लगी थी। तरुण तो सुबह दरबार के लिए निकल जाता और शाम को महल लौटता, लेकिन वह फिर भी समय निकालकर प्रिया को भोजन पर ले जाता तो कभी बाजार ले जाता, जिससे प्रिया भी धीरे धीरे अब बदलने लगी थी। शुरू में अजनबीपन और सख्ती थी, मगर वक्त के साथ साथ वो खुद तरुण की जरूरतों का ख्याल रखने लगी थी। उसके कपड़े सही से रखना, उसके पत्र और थैला सही से रखना, यहां तक कि अब उसकी पसंद के खाने भी खुद अपने हाथों से बनाने लगी थी। प्रिया धीरे धीरे विक्रांत की यादों से निकल आई थी। अब उसके दिलो दिमाग पर तरुण सवार रहता। तरुण भी उसे दिन में कई बार संदेश भेजता, कभी पूछता खाना खाया, कभी सिर्फ 2 शब्द तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें याद करता हूं। प्रिया संदेश को पढ़कर धीरे से मुस्कुरा देती, दिल धड़कने लगता, मगर जिद के मारे कभी जवाब ना देती। तरुण भी उसकी खामोशी को समझकर हंसी में बात डाल देता। तरुण जानता था कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती, इसीलिए वह चाहता था कि वह अपनी मर्जी से एक दिन उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो दिन में कई बार संदेश भेजता रहा, लेकिन वह सिर्फ पढ़कर छोड़ देती, लेकिन वह कभी उस पर दबाव नहीं डालता था। प्रिया की खामोशियां कभी कभी उसे तकलीफ जरूर देती थीं, मगर वह खामोशी से बर्दाश्त कर जाता। महल में आज कुछ मेहमान आने वाले थे, जिसकी वजह से सुमित्रा और प्रिया सुबह से रसोई में लगी हुई थी। वह तैयारी में बिजी थी। तभी दासी ने अंदर आकर बताया कि मेहमान आ चुके हैं। जाओ प्रिया, तुम भी तैयार हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगी, मेहमान आ चुके हैं। प्रिया सर हाँ में हिलाती हुई तैयार होने ऊपर चली आई। प्रिया ने लाल और काली मिश्रित रंग का लहंगा निकाला, जो तरुण ने उसे अपनी पसंद से लाकर दिया था, लेकिन उसने एक बार भी देखने की जरूरत नहीं समझी थी। आज वो उस लहंगे को पहनकर उसे चौंकाना चाहती थी। वह मुस्कुराते हुए स्नानागार चली गई, नहाकर बाहर आई, बालों को खुला ही छोड़ दिया जो कमर से भी नीचे आते थे। हल्का हल्का सजावट करके गहरी लाल होंठ रंग लगाकर पांव में काली जूतियां पहनती मेहमानों के कमरे में धीरे से चलती हुई तरुण की तरफ आई तो तरुण का दिल पल भर में रुक सा गया। आज वह बेहद हसीन लग रही थी। सब ने चौंक कर प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया सबसे मिलती तरुण की तरफ बढ़ी। तरुण, यह कौन है? चंपा ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए तरुण से पूछा। चंपा, ये मेरी बीवी है। चंपा एकदम से चौंक गई, चेहरे का रंग उड़ गया। जो कुछ देर पहले खुश थी एकदम जैसे सन्न रह गई। बीवी? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। जी, दरअसल अचानक मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, तो शादी बहुत ही सादगी से की गई थी। सिर्फ परिवार के कुछ ही लोग थे, तो किसी को मेरी शादी का नहीं पता। खैर, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये मेरी बीवी है, प्रिया तरुण। ये कहते हुए उसने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना कांपता हुआ हाथ तरुण के हाथ में रख दिया। तरुण ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया। वह थोड़ी देर बैठकर वापस रसोई में आ गई थी। दासी की मदद से उसने बगीचे में ही चौकी लगाकर खाना लगवा दिया। तरुण, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी है बहुत खूबसूरत, अपने ही बराबर की ढूंढी है।
एक मेहमान की बात पर तरुण मुस्कुराया। खूबसूरत तो है, लेकिन तरुण से कम। तरुण जितनी खूबसूरत नहीं है, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तरुण ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। हालांकि ऊपर से वह मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन चंपा की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो खाना भी तरुण की थाली से खाती रही। चंपा बार बार तरुण के करीब होने की कोशिश करती रही। वो मेहमान थी, इसीलिए वो भी खामोशी से उसकी हर हरकत को बर्दाश्त करता रहा। प्रिया देखकर भी अनजान बनी रही। हद तो तब हुई जब वो उसके ऊपर गिरी। यह मंजर देखते ही प्रिया की आंखें भीग गईं, लेकिन वह बर्दाश्त करती रही और वहीं खड़ी रही। मुझे माफ करना तरुण, मेरा पांव फिसल गया था। वो हल्का सा मुस्कुराकर वहां से हट गया और दूसरे मेहमान को देखने लगा। चंपा वहां भी उसके साथ साथ चलती रही। प्रिया की आंखें नम हुई। वह बर्दाश्त ना कर सकी तो सुमित्रा के पास रसोई में आ गई। वो एक साइड आकर बैठ गई थी। तरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। चंपा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसके पीछे पीछे चली आई। वो संजीदा से भाव लिए चंपा को देखने लगा। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। तरुण, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। दूर प्रदेश में हम कितने अच्छे मित्र थे। तरुण, लेकिन तुमने यहां राज्य में आकर शादी कर ली। तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो भीगी आंखों से बोली। चंपा, मैं मानता हूं हम बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं और मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे तुम्हें यह लगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भाव है, कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। और अब कृपया यह तमाशा बंद कर दो। मुझे लगता है अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। तुम खाना खा चुकी हो, आधे से ज्यादा मेहमान अपने अपने घर जा चुके हैं, तो तुम भी चली जाओ। आज के बाद हो सके तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे अकेला छोड़ दो कृपया। वो संजीदगी से कहता उसे बाहर का रास्ता दिखा गया और वह गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। तरुण ने ठंडी सांस खींची और कमरे में आ गया। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया खामोशी से अपने कमरे में आ गई तो वह काम कर रहा था। प्रिया को अब उसकी लापरवाही सहन नहीं हो रही थी। वह एक झटके से उसका काम बंद करती बिस्तर पर बैठ गई। यह चंपा कौन थी? कब से जानते हो उसे? वो शक की बीवियों की तरह संजीदा शब्दों में बोली। कोई नहीं थी, दूर प्रदेश में मेरे साथ काम करती थी। आजकल यहां राज्य में आई हुई है और मेरे साथ ही काम कर रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे बीच। अब अगर पूछताछ हो गई हो तो मैं काम कर लूं। वो हाथ बढ़ाकर काम वापस करने लगा तो प्रिया के सवाल पर उसके हाथ रुक गए। फिर वो तुम्हारे इतने करीब क्यों थी तरुण? और तुम उसे रोक भी नहीं रहे थे, आखिर क्यों? वो भीगे शब्दों में बोली। तो तुम्हें बुरा लगा? तुम तो कहती थी तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती। फिर यह आंखों में आंसू क्यों? वो उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तुम मेरे पति हो, पत्नी हूं तुम्हारी। प्रिया ने तड़प कर फौरन जवाब दिया। यह सुनते ही तरुण की मुस्कुराहट एकदम संजीदगी और गुस्से में बदल गई। वो उसे बिस्तर पर धक्का देते उसके बेहद करीब हो गया था और प्रिया अपनी सांस तक रोक गई। बीवी होने का हक तो तुमने कभी दिया ही नहीं। सिर्फ कागज के एक रिश्ते को मान लेने से कोई पत्नी नहीं बन जाती प्रिया। उसके लिए पत्नी होने का सबूत भी देना पड़ता है। हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं प्रिया। क्या इन 4 महीनों में तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं? बताओ, क्या मेरी आंखों में कभी तुम्हें अपने लिए मोहब्बत और सच्चे जज्बे नजर नहीं आए? तुम्हारी हर बेरुखी को मैंने हंसकर सहा है। प्रिया दरबार के कमरे में बैठा घंटों घंटों अपने भेजे गए संदेश के जवाब का इंतजार करता रहा हूं कि कभी तो मुझे मेरे भेजे गए संदेश का जवाब मिलेगा। मेरे संदेश के जवाब में मैं भी तुमसे प्यार करती हूं या फिर मैं भी तुम्हें याद करती हूं, मेरी जान का जवाब दोगी। लेकिन कभी तुमने मेरे एक छोटे से संदेश का जवाब तक नहीं दिया। तुम्हारी संगत के लिए पल पल तड़पता रहा हूं, लेकिन तुमने वो तड़प नहीं दिखाई। तो फिर किस हक से तुम मुझसे जवाब मांग रही हो? प्रिया बताओ, जवाब दो। तरुण की आंखें बर्दाश्त से लाल होती तो प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो तरुण, माफ कर दो मुझे। अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। सिसकी भरते हुए
वह तरुण के सीने से लगी। फूट फूट कर रो पड़ी। तरुण की आंखों से एक आंसू टूटकर प्रिया के बालों में खो गया। तरुण प्रिया को अपने सीने से हटाता दूर करने लगा तो प्रिया ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। वो तरुण की आंखों में देखती हुई खो सी गई। कुछ पल वह भी प्रिया के चेहरे को देखता रहा और फिर नरमी से उसके कांपते होठों पर झुका तो वह अपनी आंखें बंद कर गई। बड़ा जुनून था उसके स्पर्श में। वो उसके नरम अंगों को छूकर उसे मदहोश कर चुका था। प्रिया के लिए यह सब कुछ पहली बार नहीं था, इसलिए वह डर नहीं रही थी, लेकिन शर्म से लाल जरूर हो रही थी। और अगले ही पल प्रिया को एहसास हो गया कि उसे डरना भी चाहिए था। वो कैसे भूल गई थी कि तरुण जिस कदर मजबूत था उसका स्पर्श भी उतना ही तेज होगा। जब वह उसकी नाजुकी में समाया तो प्रिया के होठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली थी। वो तरुण की तेजी बर्दाश्त करने से परे थी। वो दर्द से मचलने लगी। तरुण, कृपया बस करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे रोकती रही, लेकिन वह अपनी मनमानियां करता रहा। पिछले 4 महीने से वह उसके लिए तड़प रहा था तो टूटकर उस पर बरसा था। सुबह जब वो उठा तो प्रिया के वजूद में हरकत ना देखकर वो घबराता हुआ उसके करीब हुआ तो वह बुखार में बुरी तरह तप रही थी। प्रिया, आंखें खोलो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं रात को जज्बातों में कुछ ज्यादा ही बह गया था। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली तो तरुण ने भगवान का शुक्रिया किया। उसकी हालत सही करता वह बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद वह एक महिला वैद्य को कमरे के अंदर लेकर आया था। महिला वैद्य जांच करने के बाद कुछ दवाइयां देकर चली गई। प्रिया, उठो, ये लो, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर दवाई भी लेनी है, कृपया उठो। वो आराम से बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई। तरुण उसे धीरे धीरे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाने के बाद वो उसे दूध से दवाइयां खिलाने लगा तो वह मुंह बनाने लगी। कृपया खा लो प्रिया। वो खामोशी से दवाई खाती दोबारा लेट गई। 2 दिन के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। जब वह दोबारा से उसके करीब होने लगा, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते गर्म सांसों से उसे पिघलाने लगा। हाथों की शरारतें उसकी नरम धड़कनों पर बढ़ने लगी तो डरते हुए प्रिया ने उसे पीछे धकेल दिया था। तरुण, तुम बहुत बुरे हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत देखकर तरुण ने अपनी मुस्कुराहट को काबू करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने कभी मेरे ऊपर इतना जुनून नहीं दिखाया जिस तरह तुम इतना जुनूनी हो गए थे। मेरे करीब मत आना, मैं तुम जैसे ताकतवर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो शर्माती हुई बोली। जबकि तरुण, जो कब से अपनी मुस्कुराहट काबू करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया की बात पर कमरे में तरुण की हंसी जोर से गूंज गई। फिर उसे अपनी ओर खींचता हुआ प्यार से उसके रुई जैसे नरम गालों पर अपने होंठ रख गया। छोड़ो तरुण, कृपया। वो रोते हुए दूर होने लगी। मेरा भाई तो मासूम और शरीफ था, लेकिन मैं नहीं हूं, और वैसे भी यह सामान्य है। धीरे धीरे बर्दाश्त करना सीख जाओगी। थोड़ा खाया पिया करो यार, तुम्हारे अंदर बिल्कुल जान नहीं है। उस रात जिस तरह तुम रो रही थी ना, मैं तो डर गया था। खैर, मैंने सोचा है क्यों ना हम अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं। काशी चलोगी मेरे साथ? बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो प्रिया ने नजरें झुका ली। शादी के 4 महीने बाद हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वो शर्माते हुए बोली। हाँ तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बस ये बताओ चलोगी या नहीं। वो उसके सर पर प्यार करते हुए बोला तो वो सर हाँ में हिलाती उसके सीने में सर छुपा गई। तरुण की हंसी कमरे में गूंज उठी। सुबह वो दोनों एक साथ भोजन की चौकी पर आए तो विक्रमसेन और सुमित्रा ने दिल ही दिल में उनकी नजर उतारी। पिताजी, मैं और प्रिया काशी जाना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए तो आप दरबार के काम देख लेना। विक्रमसेन ने सर हाँ में हिलाया। थोड़ा सा यात्रा पत्र का मामला है मेरा, पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन जैसे ही बन जाएगा हम लोग चले जाएंगे। पुराना यात्रा पत्र होता तो समस्या ना होती, वो तो आपने जला दिया। तरुण ने मुंह बनाकर विक्रमसेन से कहा तो वह मुस्कुराते हुए कमरे से तरुण का यात्रा पत्र और धन की थैलियां ले आए और तरुण को दे दिए तो वह आंखों में हैरानी लिए बोला, पिताजी, ये तो आपने जला दिए थे, फिर ये कहां से आए? नहीं जलाए थे, बस ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए, सिर्फ बेकार के कागजों में आग लगाई थी। और यह लो, ये तुम्हारे भवन की चाबी है, किसी सराय में रहने की जरूरत नहीं।
वहीं रह लेना। तरुण मुस्कुराता हुआ अपने पिताजी के गले लगा। शुक्रिया पिताजी, हर चीज के लिए। आप सबसे अच्छे पिताजी हैं इस दुनिया में। तरुण के शब्दों पर विक्रमसेन की आंखों से आंसू आ गए। खुश रहो बेटा, प्रिया का ख्याल रखना। विक्रमसेन तरुण और प्रिया के सर पर हाथ रखते हुए उठकर खड़े हुए। तीर्थ यात्रा के लिए तरुण प्रिया को काशी ले आया। हाथों में हाथ डाले पूरे शहर की खूबसूरती उसे दिखाता रहा। गंगा के घाट से लेकर मंदिर और हर मंजर से हर मंजर में प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर तरुण के दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। प्रिया, जो कभी सोचती थी कि वह विक्रांत के बगैर जी नहीं सकेगी, आज हैरान थी कि वह खुश थी, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से संतुष्ट भी थी। तरुण का ध्यान उसकी मोहब्बत और उसकी बेपनाह चाहत में धीरे धीरे उसके दिल के सारे जख्म भर गए थे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को दिल से स्वागत किया था।